जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जिसके बारे में जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। हालांकि आपको हमने जो है कि जीवाणुओं के बारे में बता ही दिया था कि कुछ जीवाणु क्या होते हैं कि लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु क्या होते हैं कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो हानिकारक जीवाणु हैं हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि टाइफाइड के बारे में बताएंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद आपको जो है हैजा के बारे में बताएंगे, प्लेग के बारे में बताएंगे। बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं तो उनके बारे में बताते हैं और उससे कैसे बचाव करना है, कैसे उसको रोकथाम करना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, भारत माता के नाम लेकर। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जैसे कि यहां दिख रहा रैट ना, चूहा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रैटस रैटस, है ना। तो यहाँ पहला जो रोग है वो है प्लेग। क्या है? प्लेग। प्लेग जो है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका जो वाहक है वो है पिस्सू। जो इसको फैलाने काम करता है वो पिस्सू, और उसी पिस्सू के साथ रहता है बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या होता है कि जो चूहा होता है उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता रहता है। चूहा जो है माध्यम का कार्य करता है। जो चूहा होता है वो क्या करता है कि उछल कूद करता है, भोजन खुला हुआ है, पानी खुला हुआ है, बर्तन खुला हुआ है, तो उस पर वो क्या हो जाता है, पड़ जाता है। तो उसके माध्यम से जो जीवाणु है वो पहुंच जाता है ना। तो आइए आगे समझते हैं प्लेग के बारे में। इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। व लसिका ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। ठीक है, जब किसी को प्लेग होता है तो उसमें आपके एक तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, दूसरा आपके लसिका ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। लसिका ग्रंथियों का मतलब होता है कि जैसे सेल है, ऊतक है, तो उनके बीच में जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है वो है लसिका ग्रंथियां ना। कई लसिका ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, है ना। ये तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो फाइलेरिया होता है ना, फाइलेरिया का नाम सुना होगा। फाइलेरिया जो होता है जिसको हम बोलते हैं हाथी पाँव, तो जो हाथी पाँव होता है वो क्या होता है कि उसमें लसिका गांठें क्या हो जाती हैं कि फूल जाती हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मांसपेशियों में स्वेलिंग आ जाती है ना। आइए आगे समझते हैं। यह रोग यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है प्लेग। इस रोग का वाहक पिस्सू है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस रोग का वाहक क्या है, पिस्सू है। क्या है? पिस्सू, जो चूहे के ऊपर रहता है और चूहा क्या करता है, इसका माध्यम है ना। और जो चूहा होता है वो क्या करता है कि भोजन में या खुले जैसे सब्जियां हो गई उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो जब उसके खाओगे तो उसी के माध्यम से आपके बॉडी में पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई भी जीव हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, वो किसी न किसी माध्यम से आता ही है। इसीलिए कहा गया कि साफ सफाई रखो, उचित साफ सफाई रखो। आइए आगे समझते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तेज बुखार है बेटा, शरीर पर क्या हो जाती हैं, गिल्टियां। गिल्टियां क्या होती हैं? तेज बुखार तो समझ में आता है, शरीर पर गिल्टियां हो जाती हैं। गिल्टियां का मतलब होता है कि आपके शरीर में क्या होती है कि छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। जैसे यहाँ गिल्टी हो जाती है, यहाँ गिल्टी हो जाती है ना, मांसपेशियों के लोथड़े बन जाते हैं। तो वो जो गिल्टियां बनती हैं ना, तो वो किसकी वजह से बनती है? लसिका ग्रंथियों का जो जम जाएगा, जहाँ पर क्लॉटिंग कर जाएगा, जहाँ पर मांसपेशियाँ जम जाती हैं, वो गिल्टियाँ बन जाती हैं। और सही समय पर अगर गिल्टियों को शरीर से बाहर नहीं किया गया
तो खतरनाक स्थिति बन सकती है, ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। कभी कभी गिल्टिया जो है कुछ मुख्य आर्गन में बन जाते हैं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है ना। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये रहा आपका प्लेग। प्लेग से बचाव के लिए क्या करना है कि जो भी खाना पीना है उसको आप क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे, खुला नहीं रखेंगे, और कोशिश करेंगे चूहों से अधिक बचाव। हालांकि चूहा भी एक जो है कि एक प्रकार से जो है कि पर्यावरण का हिस्सा है, परंतु इसके द्वारा जो जीवाणु है, जो यर्सीनिया है, वो पहुंच जाता है आपके भोजन तक, और जो फैलाता है क्या, प्लेग ना। तो ये है। अब बात करते हैं हैजा, कॉलरा। अच्छा, जब कॉलरा आया था तो उस समय एक महामारी के रूप में था, ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी हैजा के बारे में। जो हैजा था वो क्या होता था कि अब इसका कोई रिसेंटली इलाज नहीं था, लोगों को उल्टियाँ होती थी, दस्त होता था, ठीक है। अब क्यों होता था, जो इसकी प्रमुख वाहक हैं वो क्या है, मक्खियाँ हैं। ये देखो जैसे ये मक्खियाँ उड़ रही ना, यही मक्खियाँ हैं हैजा के वाहक। और ये जो मक्खियाँ हैं ये क्या करती हैं कि एक तरह से माध्यम का कार्य करती हैं। इसका जो जीवाणु है इन्हीं के माध्यम से पहुंच जाता है, क्योंकि मक्खियों की आदत होती है ना खुले जगह बैठ जाना, जहाँ गंदगी होना वहाँ बैठ जाना, ये इनका काम है। ये माध्यम काम करते हैं, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं। आइए समझते हैं हैजा के बारे में। अच्छा, ये जो जीवाणु होता है इसका जो शेप होता है ना वो कामा शेप का होता है, कोलोरी विब्रियो, विब्रियो कोलोरी। कहीं कहीं पर लिखा है कोलोरी विब्रियो लिखा है, यहाँ तो हमने लिखा है विब्रियो कोलोरी, ठीक है। तो जो जीवाणु है, तो इस रोग का जो जीवाणु है वो क्या है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, हैजा जैसे रोग हो जाता है। हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने किया था, हैजा के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान रखना है कि इसका जो इलाज है, ठीक है, और इसके जीवाणुओं का जो हैजा तो खोज इन्होंने कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके जीवाणुओं की जो खोज किया था वो किसने किया था बेटा, रोनाल्ड रास ने, रोनाल्ड रास ने किया। तो इसके जीवाणुओं की खोज जो है रोनाल्ड रास ने किया, जबकि हैजा की खोज किसने किया, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीबी की खोज इन्होंने किया था। टीबी मतलब तपेदिक एक्जिमा, इस रोग की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। परंतु हैजा के जीवाणुओं की खोज जो है कि किसने किया, रोनाल्ड रास ने किया। इसीलिए तो रॉबर्ट कोच को जो है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, रॉबर्ट कोच को। देखा ना, हर चीज का इलाज वैज्ञानिकों के पास है। अब वैज्ञानिक कौन बनता है, इंसान ही तो बनते हैं। बस उन्हें संसाधन मिल जाए, उन्हें सुविधा मिल जाए, तो फिर देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी क्वालिटी होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया। इस रोग का प्रमुख जो संचरण होता है, जो वाहक जिसके द्वारा फैलता है, वो है दूषित जल व भोजन ना। अधिकतर रोग जो होते हैं वो दूषित जल और दूषित भोजन से हो रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम है आपके शरीर में जाने के। हालांकि नेचर ने आपको दे दिया है कि आप बाहर से बैक्टीरिया के जीवाणुओं के द्वारा आप बच सकते हो, लेकिन जब खाना जो भोजन है वो जब आपके बॉडी के अंदर जाता है तब वो खतरनाक स्थिति होती है ना, तब उसी के माध्यम से जो है कि वो पहुंच जाता है। अगर आपने साफ सफाई नहीं रखी, उचित रख रखाव नहीं किया है, तो उसके कारण हो जाता है कि आपको बीमारी ना। तो हैजा के जीवाणुओं की खोज इन्होंने के दिया, लेकिन रोग जो होता है ये दूषित जल से व भोजन से होता है हैजा।
इस रोग में लगातार दस्त व उल्टियाँ आती हैं बेटा, इसमें लगातार उल्टियाँ आती हैं, लगातार दस्त होता है और शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल है। कितना है? 70%। 70% जल है। लेकिन जब उल्टियाँ और दस्त लगातार होती रहती हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर बेटा सही समय पे इलाज नहीं किया गया तब उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हर रोगों का उपचार उचित समय पे ही करा लेना चाहिए। अगर समस्या ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आप टेस्ट कराएं, जांच कराएं और सही समय पर उसका क्या करा लें, इलाज करा लें। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक चीज़ है कि भाई अब जो परिवार से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो सोचता है कि किसी भी तरह से या फिर जैसे कि आयुर्वेदिक तरीके से या फिर घरेलू उपचार की सहायता से ठीक हो जाए, जितना कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। क्योंकि आम आदमी जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसके पास उतना बजट है नहीं ना, तो कहाँ से कराएगा। अब सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में उन्हीं लोगों का काम हो पाता है जिनके कुछ पर्चे हैं। भैया हमारा पर्चे, हमारे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, फला पर्ची लग गई, अंदर से पहुँचे, काम हो गया। अब बेचारों जिनका जो है कि जिनका पर्चे है ही नहीं, उनका नंबर ही नहीं आता है। फला आदमी फ़ोन कर दे, भैया हमारा सोर्स है, बात कर लीजिएगा, हमारे डॉक्टर साहब हैं। फटाक से पहुँचा, उसका पर्चे लग गया और जो वहाँ लाइन में लगा है उसका नंबर ही नहीं आया है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है और जिसने शिक्षा को ग्रहण किया है वही दहाड़ेगा, इतनी ताकत होती है। और जब लगातार इसमें दस्त और उल्टियाँ होती हैं हैजा में तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अंततः अगर सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए आगे समझते हैं। इस रोग में आंत प्रभावित होता है ना, जो आपका ये इंटेस्टाइन है वो प्रभावित होता है। अब खाना खाया, पानी पिया तो कहाँ गया, आंत में गया, तो प्रभावित आंत होगा इससे, इस जीवाणु के द्वारा। अच्छा, जो जीवाणुओं के द्वारा जो अधिकतर रोग होंगे वो क्या प्रभावित होगा, जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन है वही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वायरस के कारण भी प्रभावित होते थे, लेकिन जीवाणुओं के द्वारा जैसे आंत हो गया, आमाशय हो गया, लीवर हो गया, तो ये सभी प्रभावित होते हैं, है ना। आइए आगे समझते हैं। इस रोग में आंत प्रभावित अंग है और इस रोग में दिया जाता है ORS घोल, जिसको बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें पानी, नींबू, चीनी को गर्म करके दिया जाता है जिससे आपका दस्त और उल्टी रुक जाती है। ORS घोल, इसे आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। नहीं तो कई बार लोग जो है कि इनो का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, तो जब ये इस समय जब महामारी के रूप में था तो इस प्रकार से ORS का घोल लोगों को दिया जाता है और ये जो है कि मेडिकल स्टोर पर भी अवेलेबल होता है। तो हैजा से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उचित साफ सफाई रखें, पानी ढक के रखें, भोजन को ढक के रखें, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, ये सारी प्रक्रिया को अपनाएं। आइए आगे समझते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में जो पिछला वाला जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बता दिया हूँ और ये लेक्चर लगातार चलेगा। अब 1-2 और होगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए बच्चों, क्योंकि मेहनत 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 सिर्फ मेहनत, और मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि सर नीचे करके लगे मेहनत करने, ऐसे नहीं। मेहनत करो, सामने देख के करो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं सामने देखोगे ना
तभी तो करोगे मेहनत। आइए आगे समझते हैं। तो बेटा इसमें ORS घोल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा निमोनिया के बारे में। किसके बारे में? निमोनिया के बारे में। निमोनिया जीवित जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। इसका नाम है नी और मोनिया, निमोनिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो। इसमें जो आपका एल्वुलाई होता है वो प्रभावित होता है। और इसमें जो जीवाणु होते हैं वो लगभग किस में होते हैं? समूह में होते हैं। तो यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होते हैं। जो निमोनिया होता है उसका जीवाणु क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अच्छा, ग्रिफिथ ने क्या किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का ही प्रयोग किया था डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने में। अच्छा, ग्रिफिथ ने किया क्या था? ग्रिफिथ ने क्या किया कि 2 प्रकार के बैक्टीरिया लिया, ठीक है, सेम प्रजाति के। एक को एस से जो है रिप्रेजेंट कर दिया, एक को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो एक को जो है कि एक संक्रमित मतलब जो संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया था, और दूसरा जो है कि संक्रमण न फैलाने वाला था। तब जो दोनों बैक्टीरिया को क्या किया गया कि जब पहले वाले बैक्टीरिया को चूहे के अंदर प्रवेश कराया गया जो संक्रमित था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? चूहा मर गया, उसको निमोनिया हो गया। लेकिन जब दूसरे वाले को प्रवेश किया तो चूहा क्या रहा? जीवित रहा। लेकिन जब जिस संक्रमित जो जीवाणु था, जब उसको हीट कर दिया गया, गर्म कर दिया गया, जब उसको चूहे के अंदर प्रवेश कराया गया तब चूहा जीवित था। लेकिन जब जो हीट किया हुआ है और जो कहने का मतलब है जो संक्रमित था और संक्रमित के दोनों को मिला दिया गया, जब चूहे के अंदर प्रवेश कराया गया तो चूहा क्या हो गया? मर गया। हालांकि ये बातें आपको भी नहीं समझ में आएंगी, जब इसको हम डीएनए में पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। हालांकि एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग जो है कि ग्रिफिथ ने किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ। नाम याद रखिएगा बच्चे। इस रोग इस रोग में प्रमुख लक्षण जैसे क्या है? तेज बुखार व फेफड़ों में पानी आ जाना। अब बेटा जब फेफड़ों में जब पानी आएगा, यहाँ पे म्यूकस भर जाएगा, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, मतलब सांस लेने में समस्या आएगी। जब समस्या आएगी तो उससे गंभीर स्थिति बन जाती है, पेशेंट को बुखार हो जाता है, सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि फेफड़ा है ना। है बात समझ में आ रही है? तो इस रोग में क्या क्या प्रमुख लक्षण क्या है? पहले तो तेज बुखार होगा और फेफड़ों में पानी आ जाएगा। जब फेफड़ों में पानी आएगा तो सांस लेने में क्या होगी? समस्या होगी, क्योंकि उसमें आपके जो एल्वुलाई होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। बातें क्लियर हैं? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है तो क्या बताएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इस रोग के लक्षण क्या है? तेज बुखार है और फेफड़ों में पानी आ जाना, और गले में क्या हो जाता है? म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग समस्या होती है, सांस लेने में समस्या होती है। और सांस लेने में समस्या होगी तो बॉडी की सारी क्रिया अवरुद्ध हो जाएंगी ना। श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा तभी तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा। ऑक्सीजन जाएगा तभी एनर्जी मिलेगा ना, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के द्वारा। इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स। इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। इस रोग में न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। इस रोग में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? न्यूमोकोकल। जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो बच्चों को दी जाती है इस रोग को ठीक करने के लिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। निमोनिया के बारे में आपसे साफ साफ पूछा जाए तो साफ साफ आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो बच्चे? कि यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? तेज बुखार होता है, फेफड़े में पानी आ जाता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं।
ना। कभी कभी देखो एग्जाम में आ जाता है कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है। तो ऑप्शन दे देता है कि फला 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 फला, तो उसको बताना पड़ता है। तो ये चीज याद रखना कि फेफड़ा इससे प्रभावित होता है, फेफड़े, लंग्स। और इस रोग में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? न्यूमोकोकल। अब बात करते हैं टाइफाइड मियादी बुखार की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक खतरनाक बुखार है, जो खासकर दूषित जल से होता है। नाम तो सुना ही होगा, टाइफाइड दूषित जल से होता है। बुखार बहुत तेज होता है इसमें, टाइफाइड में बुखार होता है, ठीक हो जाता है, फिर दोबारा बुखार हो जाता है टाइफाइड में। इसकी जांच जो है विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है ना, टाइफाइड का, विडाल, WIDAL, वाइडल। आइए समझते हैं टाइफाइड के बारे में। इस रोग को मियादी बुखार व आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात इसके नाम से जाता है मियादी बुखार व आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को, टाइफाइड को। किस नाम से? मियादी बुखार। यह रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। इस रोग की खोज किसने किया? डॉक्टर डेनियल व ई सॉलमन ने किया, और ई सॉलमन के नाम पे ही इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया, साल्मोनेला टाइफी। और कितने में किया? 1885 में, 1885 में किया। इस रोग में भी आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। इस रोग में टैब नामक वैक्सीन दी जाती है। क्या दिया जाता है? टैब नामक वैक्सीन दी जाती है। यह रोग दूषित जल से होता है, और इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? तेज बुखार, सिर दर्द। देख रहे हो बच्चों कि अधिकतर जो रोग हो रहे हैं वो जल और भोजन के माध्यम से पहुंच रहे हैं हमारे शरीर में। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर जितने भी रोग हैं उनकी जो शुरुआत है वो अधिकतर पेट, अगर पेट में किसी प्रकार की दिक्कत होती, समस्या होती है, तो वहीं से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए पेट में कुछ चीज़ भेजने से पहले उसको अच्छी तरह से परख लें ना, देख लें, साफ सफाई से ही डालें, क्योंकि बाहर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब अंदर चला जाएगा तो कैसे मैनेज होगा? अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर निकला तो हम उससे लड़ने में क्या हो जाएंगे? असक्षम हो जाएंगे, नहीं लड़ पाएगा ना हमारी बॉडी। जितनी क्षमता होगी उतना लड़ेगा। अब बीमारियों का भंडार हो जाएगा तो हमारी बॉडी लड़ेगी कैसे? ये बात है ना। तो यहाँ पे आपका जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग का जो टॉपिक है वो लगभग क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ टॉपिक बचे हैं तो हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, तेज़ी से बढ़ाओ। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मनोबल बढ़ता है कि और बच्चों को पढ़ाया जाए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे तो किसी का भला हो जाएगा, नहीं करोगे तो कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो। तो ये तो रहे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले कुछ रोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर्स समझ में आया होगा। हम पूरा कोशिश करते हैं आपको समझाने में। ये आपके सामने ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता होगा ना कि जैसे कि बड़े बड़े जैसे बोर्ड हैं, ठीक है, LED बोर्ड पे लोग पढ़ते हैं। अरे इस पर कहाँ पढ़ेंगे, लिखा हुआ कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ाई वही करना है बेटा, चाहे उस पर करो चाहे उस पर करो। बहुत ज़्यादा बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अंतर है कि उसमें आपको स्पष्टता लिखा हुआ दिख जाता है, और हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा नहीं, अपने बच्चों के लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी मेहनत करते हैं, लगातार बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना है।